हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन देख रहे थे। वो वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने उस वीडियो को वहीं पर एंड कर दिया था। तो आज इस वीडियो से हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो वहाँ पर मैंने आपको फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है एक डीसी मशीन में, और रोटर में जो आर्मेचर कंडक्टर कैसे वहाँ पर ईएमएफ जनरेट होता है और उसे हम कैसे बाहर लेते हैं कम्यूटेटर और ब्रश की हेल्प से, ये सब मैंने आपको बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ जाके पहले वो देख लो, उसके बाद आप ये देखो। तो अभी हम इस वीडियो में हर चीज़ को नोट डाउन करते हुए सीक्वेंस में देखते हुए चलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें डीसी मशीन में, हम दो पार्ट देखते हैं मेनली। तो पहला पार्ट जो है हमारा, वो है हमारा स्टार्टर। अब स्टार्टर जो है हमारा इस पूरी डीसी मशीन का एक स्टेशनरी पार्ट होता है, जो कि मेनली डिज़ाइन होता है किस काम के लिए, मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक बोल सकते हो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है यहाँ पर वो प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो वही बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब अगर मैं इसके दूसरे मेन पार्ट की बात करूँ, जो कि था हमारा पूरा रोटर, जो कि रोटेटिंग पार्ट होता है इस मशीन का। और इस रोटर पे हमारा क्या प्लेस होता है, आर्मेचर, ठीक है। और इस पे हमारी आर्मेचर वाइंडिंग होती है जिसमें हमारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस होता है और हम उसे कम्यूटेटर की हेल्प से बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि डील विद एसी, और यही वो पार्ट है इस डीसी मशीन का जहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मतलब है मेरा, अगर डीसी मशीन जो है हमारी डीसी जनरेटर के केस के बात करें हम, तो डीसी जनरेटर का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर हम एक मैकेनिकल इनपुट देंगे और एक इलेक्ट्रिकल आउटपुट लेंगे हम, ठीक है। मैकेनिकल इनपुट से क्या मतलब है मेरा, अगर यही हमारा एक डीसी जनरेटर है तो इस शाफ्ट को हम मूव करेंगे किसी इंजन, किसी प्राइम मूवर की हेल्प से, और हम ये जो हमारा वायर कनेक्शन है ब्लैक वाला जिससे किया था मैंने, वहाँ से हम अपना आउटपुट लेंगे, ठीक है। और अगर यही मोटर के केस की बात करें हम, तो इस ब्लैक वायर से हम अपना डीसी इनपुट देंगे और हम क्या लेंगे, यहाँ से शाफ्ट पे हम मैकेनिकल आउटपुट लेंगे, ठीक है। हम ये लिख सकते हैं द पार्ट ऑफ मशीन वेयर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी अकर, या फिर प्लेस। तो ये तो हम मेनली दो पार्ट हो गए इसके। अब मैं पेज चेंज कर लेता हूँ जिसमें हम अब एक एक पार्ट को हम डिटेल में देखेंगे। तो हम सबसे पहले योग से स्टार्ट करेंगे, मीन्स स्टार्टर का योग पार्ट स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। जैसा कि मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो योग होता है हमारा मशीन का आउटर मोस्ट पार्ट है, और ये इस मशीन को हमारी किसी मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, ठीक है। तो मैं यही बात यहाँ लिखता हूँ। अब अगर मैं योग के पर्पस की बात करूँ तो योग पहले तो क्या है कि हमारे पोल को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, और ये एक हमारी जो मैग्नेटिक सर्किट बन रही थी हमारी, उसको एक पाथ प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये हमारा योग है पूरा। ये पहला काम क्या है कि ये हमारे जो पोल है उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, देखो। और ये एक पाथ किसे प्रोवाइड करा रहा है, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है उसे एक पाथ प्रोवाइड करा रहा है। और वो कैसा पाथ होगा, लो रिलक्टेंस पाथ होगा। अभी मैं बताता हूँ रिलक्टेंस क्या है यहाँ पर। अब अगर मैं रिलक्टेंस की बात करूं, रिलक्टेंस कैसे, इसे समझने के लिए आप देखो, जैसे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, और अगर एक मैं मैग्नेटिक सर्किट की बात करूं, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारा ईएमएफ या फिर वोल्टेज होता है ना, ईएमएफ, उसी तरह हमारा एक मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ वर्क करता है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, करंट के फ्लो के लिए। मीन्स एक ईएमएफ जो है ना, चार्ज पे एक फोर्स अप्लाई करता है जिसकी वजह से वो फ्लो करता है, और उस चार्ज के फ्लो करने के रेट को हम क्या बोलते हैं, करंट। तो हम अगर मैं देखा जाए लॉजिकली, ईएमएफ जो है एक फोर्स है, फोर्स की तरह एक्ट कर रही है, इसकी वजह से क्या आता है, करंट सर्किट में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में। और एमएमएफ की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर एक फ्लक्स सेटअप होता है। कैसा सेट, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। और अब बात करें कि मान लो ये कोई एक सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, यहाँ पर कोई एक बल्ब है, सॉरी ये फिगर थोड़ा बेकार सा गंदा लग रहा है, लेकिन फिर भी आप समझ लो बस कि
इसमें एक यहाँ पर ईएमएफ या फिर हमने एक वोल्टेज दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, उसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर इसका करंट का अपोज क्या करता है, हमारा रेजिस्टेंस करता है। यहाँ पर इसका अपोज रेजिस्टेंस करता है। उसी तरह यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का जो सेटअप के लिए जो अपोज करता है ना, कि मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप ना होने दे, उसी को हम क्या कहते हैं, रिलक्टेंस। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ, वैसे यहाँ पर एमएमएफ, करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रिलक्टेंस, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टेंस होता है, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में परमीएंस होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी रिलक्टेंस के बाद। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है, अगर हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स अच्छे से सेटअप हो जाए तो क्या होना चाहिए, रिलक्टेंस उसका कम होना चाहिए। जैसे भाई रेजिस्टेंस अगर हमारा किसी सर्किट में कम होता है तो करंट ज़्यादा फ्लो करता है, उसी तरह अगर किसी सर्किट में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स अच्छे से या फिर ज़्यादा सेटअप कराना है तो वहाँ पर रिलक्टेंस उस मीडियम का या फिर सर्किट का कम होना चाहिए। योग के लिए हम मटेरियल यूज करेंगे, उसका जो है रिलक्टेंस जो है कम होना चाहिए, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है हमारा, उसका जो है रिलक्टेंस कम होता है। वो क्या करता है, मीन्स जो ये फ्लक्स होगा यहाँ पर योग से जो पास हो रहा है उसको एक लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। प्रोवाइड लो रिलक्टेंस पाथ टू फील्ड फ्लक्स, ठीक है। अब वो मटेरियल कौन से हैं जो हम यूज़ करते हैं योग को बनाने के लिए, तो वो मटेरियल है हमारे, जो मैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे थे ना, वो मटेरियल है हमारे कास्ट आयरन और कास्ट स्टील। अब बात आती है कि कास्ट आयरन और कास्ट स्टील दोनों, तो जो कास्ट आयरन है, हम स्मॉल रेटिंग की जब मशीन होती है ना हमारी, तब के लिए हम क्या करते हैं, कास्ट आयरन यूज़ करते हैं। और जब लार्ज रेटिंग की मशीन होगी उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कास्ट स्टील, ठीक है। तो ये हो गया हमारा योग के बारे में। तो योग के बारे में हमने क्या देखा कि ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिंग पार्ट तो होता है मशीन का, और पर्पज़ क्या होता है इसका, ये प्रोवाइड कराता है पोल को सपोर्ट, और मैग्नेटिक सर्किट जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की, उसका एक पार्ट होता है। और ये बना होता है किससे, मैग्नेटिक मटेरियल से। और मैग्नेटिक मटेरियल से क्या मतलब है, मैग्नेटिक मटेरियल जो है हमारा लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगा किसे, फील्ड फ्लक्स को। और मैग्नेटिक मटेरियल जो है हमारा कौन सा यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम, कास्ट आयरन और कास्ट स्टील। और कास्ट आयरन कब यूज़ करेंगे, जब स्मॉल रेटिंग की मशीन होगी हमारी, और कास्ट स्टील कब यूज़ करेंगे, जब लार्ज रेटिंग की मशीन होगी। तो यहाँ पर ये दो जो हैं ये ऑब्जेक्टिव में पूछ ले जाते हैं, और कई बार क्या होता है वाइवा में, एग्जामिनर या फिर इंटरव्यू वगैरह में ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो आपने ये याद रखना है। अब अगर मैं यहीं पर बात करूं पोल की, तो अगर आप देखो तो ये हमारा पोल है, ये भी एक मैग्नेटिक सर्किट है, जो हमारा फ्लक्स है इसका एक पार्ट है। तो इसका मटेरियल क्या होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ये भी हमारा एक मैग्नेटिक मटेरियल ही होगा। तो यही लिखता हूँ मैं यहाँ पर, कौन से मैग्नेटिक मटेरियल, कास्ट आयरन और कास्ट स्टील। स्मॉल रेटिंग के लिए कास्ट आयरन, लार्ज रेटिंग के लिए कास्ट स्टील, ये याद रखना है आपने। और अब मैं जल्दी से यहाँ पर इसका एक छोटा सा फिगर बना लेता हूँ। तो मैं इसका इतना ही क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाऊंगा इसका बस। तो ये मैंने योक वाला पार्ट दिखा रखा है यहाँ पर, ये अब आगे ऐसे बन जाएगा वो तो उतना ज़रूरत नहीं है। ये योक है हमारा, और ये वाला जो पार्ट है जिस पे हमारी फील्ड बाइंडिंग होती है, फील्ड बाइंडिंग हमने कुछ इसी तरह से की थी ना, तो जिस पे ये बाइंडिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पोल कोर। और ये जो आगे वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं पोल शू। ये क्या थी हमारी फील्ड बाइंडिंग। हम यहाँ क्या देखते हैं, इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या हो गया, अब पोल कोर। तो यहाँ पर पोल कोर का क्या काम है हमारा, ये फील्ड बाइंडिंग को कैरी करता है, मीन्स ये इस पर फील्ड बाइंडिंग होती है हमारी। और ये पोल जो है हमारा एक साइलेंट पोल होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि ये अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होता है।
और साइलेंट पोल क्यों कहते हैं? बिकॉज प्रोजेक्टेड इनवर्ड। अब अगर मैं बात करूं पोल शू, जो हमारा पोल शू होता है वो इसलिए यहाँ पर बनाया गया है कि हमारे आर्मेचर के मैक्सिमम एरिया को कवर कर ले, और जो यहाँ पर ये जो फील्ड है, फील्ड फ्लक्स है हमारा, उसे स्प्रेड कर ले यूनिफॉर्मली। मीन्स अगर ये बस पोल पोल होता है इतनी इतनी दूर पे, तो क्या होता है कि जो फ्लक्स होता है बस इतने दूर में होता, और इतने दूर में जो है फ्लक्स होता ही नहीं। तो पोल शू का क्या काम है कि जो फ्लक्स है उसे स्प्रेड कर ले यूनिफॉर्मली इतनी दूर में, और ज़्यादा से ज़्यादा आर्मेचर कंडक्टर को अपने अंदर कवर कर ले, जिससे ज़्यादा फ्लक्स कट होगा और ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो यही लिखा है मैंने कि पोल शू जो है हमारा इसलिए डिजाइन किया जाता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आर्मेचर कंडक्टर को कवर कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो सके। ठीक है, और ये क्या करता है, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इस जो आर्मेचर है उसके अक्रॉस में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोल शू के बारे में। यहाँ पर मैंने ये एयर गैप जो लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो गैप है ना इस आर्मेचर और इस पोल शू के बीच में, ये है उसका मतलब एयर गैप से। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा आता है क्या, फील्ड वाइंडिंग, जो कि किस पे है, पोल के ऊपर हो रखी है। फील्ड वाइंडिंग मैंने नेम नहीं किया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो फील्ड वाइंडिंग का मेनली काम क्या होता है, हम फील्ड वाइंडिंग पे एक्साइटेशन देते हैं, जो कि हमारा इस मेन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है डीसी मशीन का, उसको सेटअप करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा कि फील्ड वाइंडिंग उस करंट को कैरी करती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, फ्लक्स के प्रोडक्शन में। और ये बना किससे होता है हमारा, तो इसमें करंट फ्लो होना है, तो इसका मतलब इसमें रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, तो ये बना होता है हमारा कॉपर से। तो आर्मेचर जो है हमारा, बेसिकली इसका काम क्या है, आर्मेचर कंडक्टर को कैरी करना। अब यहाँ पे मैं एक छोटा जल्दी से फिगर बना लेता हूँ आर्मेचर का। तो ये हो गया हमारा साफ्ट, मैंने साफ्ट बनाया है ये, और ये आर्मेचर स्लोट है, और ये मैंने एयर डक्ट बनाया है। एयर डक्ट ये कूलिंग पर्पज़ के लिए होता है, इसमें से एयर पास होगी और ये कूल होगा उसके लिए। और इन आर्मेचर स्लोट्स में हमारा आर्मेचर कंडक्टर प्लेस होता है। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इससे पास होता है हमारा जो आर्मेचर है उससे, जिससे कि जो आर्मेचर कंडक्टर हैं वो उसे कट कर सकें और इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो सके। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स पास होना है। ठीक है, मतलब ये भी एक पाथ है किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो इसका भी क्या होना चाहिए, मटेरियल जो है उसका रिलेक्टेंस जो है उसका कम होना चाहिए। तो हम कौन सा मटेरियल यूज करेंगे उसके लिए, कास्ट आयरन और कास्ट स्टील। कास्ट आयरन स्मॉल रेटिंग, कास्ट स्टील लार्ज रेटिंग मशीन के लिए। तो और यहाँ पर हम एक और चीज़ देखें कि यहाँ पर क्या होता है कि एडी करंट लॉसेस जो हैं इसमें होते हैं, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए या फिर रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो आर्मेचर है ना, थिन लेमिनेटेड प्लेट से बनाते हैं। मीन्स ऐसे बहुत सारी प्लेट को लेके और एक दूसरे से लेमिनेट करके ऐसे एक साथ बंच कर देते हैं हम सबको, और फिर ये बनता है हमारा। तो ये तो हो गया हमारा आर्मेचर के बारे में। आई होप आप ये थिन लेमिनेशन समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। तो अगर मैं इसे आपको समझाऊँ तो कुछ इस तरह से है कि मान लो कि मैं एक छोटा सा यहाँ पे बनाऊँ फिगर, ये मैंने कुछ मान लो आर्मेचर बना रखा है। तो ये लेमिनेशन से मतलब क्या है मेरा कि, तो ये जो है ना ये ऐसे पतली पतली शीट्स का बना होगा ये ऐसे, और ये किस लिए किया गया है, एडी करंट लॉसेस में ना हो। डीसी मशीन में लॉसेस देखेंगे तो वहाँ पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा एडी करंट लॉसेस को। अब इस आर्मेचर के ऊपर आर्मेचर कंडक्टर होते हैं, उसे हम एक दूसरे से कनेक्शन करके एक आर्मेचर वाइंडिंग बनाते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं आर्मेचर वाइंडिंग की बात करूँ तो ये वही जगह है जहाँ पर हमारा क्या एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और इसे हम हार्ट ऑफ डीसी मशीन जानते हैं। ठीक है,
हर्ट ऑफ डीसी मशीन, ठीक है। और ये अलग है, आप समझ जाना, ये इसके लिए था और ये इसके लिए है। इट इज़, और ये जो है हमारी वाइंडिंग है जिसके अंदर क्या है, ईएमएफ हमारा इंड्यूस होता है। अब यहाँ पर ज़्यादा लॉसेस ना हो उसकी वजह से इसे हम किसके बनाते हैं, इसे बनाते हैं हम कॉपर से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्मेचर और आर्मेचर कंडक्टर या फिर आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। आर्मेचर कंडक्टर का ही हम कनेक्शन करके, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हम क्या बनाते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहीं पर कम्यूटेटर की, और मैं यहीं पर एक कम्यूटेटर का जल्दी से छोटा सा फिगर बना लूँ। तो ये हमारा कम्यूटेटर हो गया और यहाँ पर हमारे कार्बन ब्रशेस कुछ इस तरह से होते हैं और इसका कनेक्शन यहाँ पे हमारा एक मान लो टर्मिनल बॉक्स है, तो यहाँ से टर्मिनल बॉक्स से एक वायर जो आता है ऐसे, ये जो है इसके अपोजिट वाले से, और यहाँ से दूसरा वायर जो है इससे, ये जो है इसके अपोजिट ऐसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और ये हमारा कम्यूटेटर होता है और ये हमारा एक कॉपर के सेगमेंट से बना होता है और ये एक दूसरे जो सेगमेंट है एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं, किसके द्वारा, माइका इंसुलेशन होती है यहाँ पर यूज। तो ये जो है हमारा क्या करता है, जो आर्मेचर हमारा रोटेटिंग था ना उसे कनेक्ट करता है किससे, बाहर की एक्सटर्नल सर्किट जो है हमारी, ये टर्मिनल बॉक्स है उससे। टर्मिनल बॉक्स तो हमारा रोटेशन नहीं करेगा ना, तो ये हमारे रोटेटिंग आर्मेचर को एक बाहरी स्टेशनरी सर्किट से कनेक्ट करता है। तो यही बात लिखी है मैंने। अब आगे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कम्यूटेटर होता है वो क्या करता है कि जो एसी वोल्टेज इंड्यूस होती है आर्मेचर कंडक्टर में उसे कन्वर्ट कर देता है डीसी में। तो ये लिखा है मैंने कि इट कलेक्ट द करंट फ्रॉम आर्मेचर एंड रेक्टिफाई द अल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस इन आर्मेचर इनटू डीसी, ठीक है। एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। अब अगर मैं बात करूं कि बना किससे होता है, मैं आपको बोल चुका हूं ये कि ये हमारा मेड ऑफ कॉपर सेगमेंट, और इन सेगमेंट को एक दूसरे से इंसुलेट करने के लिए हमारा माइका इंसुलेशन यूज होता है। और अगर हम एक और चीज़ देखें तो हमारा कम्यूटेटर जो है, या तो आप ऐसे बोल सकते हो कि एज ए रेक्टिफायर और एज ए फिल्टर काम कर रहा है। अब अगर मैं यहीं पर बात कर लूँ कि जो हमारा शाफ्ट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे वो किसका बना होता है, तो यहाँ पर मैकेनिकल स्ट्रेंथ वगैरह को देखते हुए हम इसे मेल्ड स्टील का बनाते हैं। और बियरिंग जो यूज होती है ना यहाँ पर, वो बॉल बियरिंग यूज होती है फ्रिक्शनल लॉस को कम करने के लिए। किसके लिए, फ्रिक्शनल लॉस को कम करने के लिए, ठीक है। अब अगर यहीं पे मैं बात कर लूँ थोड़ा सा ब्रश के बारे में, जो हम ब्रश यूज कर रहे थे यहाँ पर, तो ब्रश यूज करते हैं हम, कार्बन ब्रश यूज करते हैं। और ये हम लिख सकते हैं क्या कि ये यूज होता है किसके लिए, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है आर्मेचर पे उसे मशीन से बाहर लेने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ब्रशिस का। और ब्रशिस बने किसके होते हैं, कार्बन के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सारा कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन के बारे में। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इसमें कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।